हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं, समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। और आप जानते हैं कि जितने भी यूकैरियोट्स के होते हैं उनके न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इस न्यूक्लियस को कवर करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस का ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उसका तो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये जो बाहर वाला लेयर है, इस बाहर वाले लेयर से एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनता है। ठीक है, एक क्या है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनता है जो कि मेम्ब्रेन्स का होता है। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, इस कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हमें इसको समझना हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, ये बहुत सारे देखो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे मेम्ब्रेन्स देखने को मिल रहा है, एक ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, इस तरीके से बहुत सारे मेम्ब्रेन है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से निकल के अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है और बेसिकली सेल को एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, किसका, मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है और ये जनरली आपको ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, बस आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एक्सेप्ट आरबीसी। एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और आरबीसी हो गया, इनको अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले पोर्टर और कालमान ने दिया था, तो ये चीज आपको याद रखना है, इन्होंने इसके नाम को हाईलाइट किया था 1952 में। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री वाला पार्ट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, जो न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर यानी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर मैक्सिमम प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा सकता है। और ये बेसिकली क्या है कि जो पूरा का पूरा सेल है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, उसकी शेप को मेंटेन करने का काम करता है, यानी जो भी उसका शेप है उस शेप को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके अंदर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसके अंदर हमें 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक हो जाता है आपका सिस्टर्नी, एक होता है टिब्यूल और एक होता है वेसाइकल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिस्टर्नी क्या है, इस तरीके का जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये लैमेली जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो सिस्टर्नी है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है और इसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है टिब्यूल्स। ठीक है, टिब्यूल्स आपको बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिल जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स की बात करें तो ये जो आपका सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी से ही
पिंच ऑफ होके वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, इनको हम वेसाइकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में याद रखना है कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है, सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसाइकल। सिस्टर्नी एक लैमिलर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लैमिलर स्ट्रक्चर है जो कि एक के ऊपर एक अरेंज होता है, जैसे एक ये स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर ये हो गया, तो इस तरीके से है, क्या है ये, इस तरीके से लेयर्ड फॉर्म करता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और सिस्टर्नी आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है। और जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के ऊपर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सिस्टर्नी के ऊपर ये जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली आपका ATS टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, और ये जो राइबोसोम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब क्या है कि अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर की साइड लिख देता हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं जो कि डिफरेंस मतलब याद रखने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है RER के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो सबसे पहली चीज की जो RER है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको सिस्टर्नी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। ये क्या होता है, प्राइमरली आपका सिस्टर्नी से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टर्नी वाला स्ट्रक्चर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ ये किसका बना होता है, टिब्यूल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टिब्यूल स्मूथ होता है, सिस्टर्नी रफ होता है। ठीक है, रफ क्यों होता है, क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये कैसा होगा, डेंसली स्टडेड विद राइबोसोम, यानी इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा और वो भी कैसा होगा, ATS टाइप का होगा। ठीक है, चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर राइबोसोम नहीं होगा, तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको राइबोफोरिन प्रोटीन्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो राइबोफोरिन प्रोटीन्स होते हैं, इसका काम होता है कि ये राइबोसोम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सिस्टर्नी के सरफेस से अटैच करवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अटैचेज राइबोसोम्स टू सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी से अटैच करवाने का काम करता है, ये चीज आपको याद रखना है। यहां पर राइबोफोरिन एब्सेंट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइबोफोरिन यहां पर एब्सेंट होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाती है कि ये जो RER है, इसको हम एपीसेंटर बोल सकते हैं, किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये आपको लिख सकते हैं, ये एपीसेंटर है, एपीसेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी RER पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन वही अगर हम SCR की बात करें तो यहाँ पर ये क्या काम करता है, इसका काम होता है सिंपल सा फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, इनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये हो गया, इसको बोल सकते हैं ये एपीसेंटर है, एपीसेंटर ऑफ लिपिड हो गया। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स हो गया, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, उसके अलावा स्टेरॉइड्स हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया। ठीक है, इन सभी चीजों को बनाने में ये हेल्प करता है, यानी एपिसेंटर फॉर फॉस्फोलिपिड स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस।
यानी इनको बनाने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो पर्टिकुलर आपका RER है ये कंटिन्यूअस होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली RER के नेटवर्क से ही डेवलप होता है, या बोल सकते हैं उसके अंदर जब बडिंग होता है, ठीक है। सो ये कैसे डेवलप होगा, डेवलप्ड फ्रॉम RER नेटवर्क, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी के नेटवर्क से इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया RER और SCR, ठीक है। तो इस तरीके से राइबोसोम अगर यहाँ पे स्टडीड होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या इसको बोलेंगे, RER बोलेंगे, लेकिन अगर एब्सेंट होगा तो उसको हम SCR बोलेंगे, ठीक है। SCR में टिब्यूल ज्यादा होते हैं, RER में क्या होगा, सिस्टर्नी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो RER है इसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें तो सिंपल अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो RER है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम जैसे ही प्रेजेंट होगा ये एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, या आप बोल सकते हैं कि जो RER है उन सेल्स के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन आपको जो SCR है उसके ऊपर किसी भी तरीके का राइबोसोम देखने को नहीं मिलता, वहां पर राइबोसोम एब्सेंट होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो SCR है आपको उन सेल्स के अंदर देखने को मिलता है जो नॉन प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, इनके सिंथेसिस में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उन सेल्स के अंदर ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पर ये जैसे सपोज करो कि ओवरी हो गया, इंटरस्टिशियल सेल हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, टेस्टिस हो गया, इनके अंदर SCR का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो RER है वो SCR में कन्वर्ट हो सकता है, सेम एज SCR भी RER में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। सो जो RER है वो SCR है, वो दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये इंटर कन्वर्टेबल कब होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, अगर यानी बॉडी को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स के अंदर आपको सिंपल सा RER और SCR दोनों देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सेल्स की, तो वहां पर आपको मेनली RER ही देखने को मिलेगा, बिकॉज वहां पर प्रोटीन रिलेटेड चीजों का सिंथेसिस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होगा कि स्पेशल फॉर्म्स की बात करें, अगर हम SCR की बात करें, SCR का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, और मॉडिफिकेशन होने के बाद जो SCR है दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक, इस नाम को आपको अच्छे से याद रखना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखना है कि जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो मसल जो स्टेरिएटेड मसल्स होते हैं, स्टेरिएटेड जो मसल्स होते हैं उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस समय उसका नाम क्या हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मसल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आईज की बात करें या रेटिना की बात करें तो वहां पर जो SCR होता है वो कन्वर्ट हो जाता है माइलॉइड बॉडीज में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइलॉइड बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि SCR किस में कन्वर्ट हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अभी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, कैल्शियम स्टोर कर सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कैल्शियम स्टोर करने की वजह से जो मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या SCR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो सकता है, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्म है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्म होता है, कहां पर, मसल्स के अंदर।
और वो भी कौन से मसल, स्टेरिएटेड मसल। वहां पर ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। जहां पे ये क्या है, कैल्शियम स्टोर करने से जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। रेटिना के अंदर या आई के अंदर क्या होगा, एससीआर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, माइलॉइड बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये जो माइलॉइड बॉडी है ये कहाँ देखने को मिल जाता है, आईज के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी रेटिना के अंदर ये देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली अगर आप बोला जाए तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो इस समय डायग्राम आप देख रहे हो, ये स्टेरिएटेड मसल्स का डायग्राम है, जिसके अंदर जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया या एच जोन हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब ये आई बैंड, ए बैंड या एच जोन क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहां पे मसल्स अगर टाइप करेंगे तो आपको पूरा मसल्स आ जाएगा। उसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर मैंने वहां पे बना रखा है, जहां पर इन सारी चीजों को मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है। तो एक बार जाके आप उसको वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे जाके से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बार डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये सिंपली आपको मसल सेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा बनाने की कोशिश करूं जल्दी जल्दी, तो कुछ डायग्राम हमें इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपका परफोरेटेड सिंपल सा सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके का एक डायग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी परफोरेशंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से परफोरेशंस देखने को मिलती है। इन सभी का भी हम नाम लिखने वाले हैं यहाँ पर, इन सभी का अभी नाम लिखेंगे। तो पहले एक डायग्राम में बना देता हूँ कि डायग्राम कुछ किस तरीके का होता है। ये डायग्राम बेसिकली हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसके अंदर आपको 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये 3 स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, जस्ट हम उसी को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं अलग अलग सिस्टर्नी की, ठीक है। यहाँ पे 3 लेयर्स देखने को मिलती है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली सिस्टर्नी होती है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल सिस्टर्नी। ये टर्मिनल सिस्टर्नी होगी। बीच वाली जो होगी इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स टिब्यूल। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये सबसे नीचे वाला है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सिस्टर्नी, ठीक है। सो ये आपको नाम याद रखना है। ये जो बेसिकली जो डायग्राम अभी मैंने बनाया है, ये डायग्राम किसका है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। सो सिंपल सा क्या है, मसल्स के अंदर जो स्टेरिएटेड मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर ये बेसिकली क्या है, कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो द स्ट्रक्चर लोकेशन ऑफ स्केलेटल मसल which consist of T tubules flanked by 2 terminal cisternae ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, पोजीशन सुपरफिशियली एट द जंक्शन ऑफ ए एंड आई बैंड, यानी और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ए और आई बैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं माइलॉइड बॉडी, ठीक है। माइलॉइड बॉडी आपको रेटिना के अंदर देखने को मिल जाता है, पिगमेंटेड सेल के अंदर, ठीक है। तो पिगमेंटेड सेल या अगर बात करें जो आईज होती है, आईज की जो रेटिना होती है, रेटिना के अंदर आपको माइलॉइड बॉडीज देखने को मिल जाती है। तो जो माइलॉइड, अगर हम बात करें जो माइलॉइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। लेट मी ड्रॉ इट, माइलॉइड बॉडीज, ठीक है। तो माइलॉइड बॉडीज का डायग्राम कुछ इस तरीके का हम देख सकते हैं। आपने आई होप बनाया होगा इस डायग्राम को। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है, जहां पर ऊपर की तरफ जो लाइट वाइट आती है, ठीक है, तो इस तरीके का माइलॉइड बॉडी होता है, ये चीज आपको याद रखना है। सो माइलॉइड बॉडी बेसिकली क्या है, कहाँ पाया जाता है, रेटिना के अंदर पाया जाता है, पिगमेंटेड सेल के, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर आपको डेंसली पैक्ड ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो डेंसली पैक्ड ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है, SER। सो ये भी ध्यान रखना है कि जो माइलॉइड बॉडी है वो भी क्या है, एक SCR का मॉडिफिकेशन है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कि जो SCR है या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आइस के रेटिना सेल्स के अंदर बेसिकली मॉडिफाइड हो जाता है माइलॉइड बॉडीज के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। सिंपल सा अगर हम बात करें तो लिपिड देखने को मिल जाता है। लिपिड यहाँ पे बेसिकली क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिपिड की कंटेंट की बात करें तो लिपिड यहाँ पे लगभग 30 से 50% तक हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। और जो लिपिड होगा यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होगा, वो भी अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल लिपिड कंटेंट। यानी अगर इनकी बॉडी के अंदर जितना भी लिपिड है उस लिपिड में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होगा, फॉस्फोलिपिड का होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वो भी फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड में भी सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो आपका लेसिथिन और सिफेलिन का होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो सिंपल सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो लिपिड कंटेंट है वो आपका 30 से 50 होता है। उसमें भी अगर लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होगा। और फॉस्फोलिपिड्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड और सिफेलिन, फॉस्फोलिपिड का मतलब अगर बात करें तो उसके अंदर जैसे लेसिथिन हो गया और सिफेलिन हो गया, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा। लेसिथिन का मतलब क्या है, फॉस्फोटाइडल कोलिन, और सिफेलिन का मतलब क्या है, फॉस्फोटाइडल इथेनोलामाइन, ठीक है, इसका अमाउंट ज्यादा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिल जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या है, प्रोटीन्स भी देखने को मिल जाएगा जो ऑलमोस्ट अराउंड 20 से 30% तक होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि लिपिड के अलावा आपको तीसरी चीज यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंजाइम्स। यानी जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो एस्टेरेज हो गया, जैसे कि एस्टेरेज हो गया, ये एंजाइम आपको मिल सकता है। उसके अलावा बात करें तो NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज देखने को मिल सकता है, ये एंजाइम मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज हो गया। ये सारे के सारे एंजाइम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलते हैं और इनका अपना अपना एक स्पेशल काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया न्यूक्लियोटाइड, या बोल सकते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये जो नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा यूडीपीजी ग्लाइकोजन ट्रांसफरेज। ये इतने सारे जो एंजाइम्स हैं, ये जो अलग अलग टाइप के जो एंजाइम्स हैं, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यानी क्या होगा, लिपिड के अलावा प्रोटीन्स देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बात हम इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसके अंदर आपको ट्रिपल लेयर देखने को मिल जाती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो थिकनेस की बात करें तो इसकी जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो लगभग 50 एंगस्ट्रॉम तक जा सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, मेकिंग इट थिनर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्योंकि जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, 50 एंगस्ट्रॉम है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पतला होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो लगभग 80 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और लेकिन इसकी कितनी है, सिर्फ 50 से लेके 50 एंगस्ट्रॉम ही होती है। तो यानी ये क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में भी पतला होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। तो हो सकता है उसके आउटर मेम्ब्रेन में कुछ लिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है लेकिन कुछ नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है
वो आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि फंक्शन की, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं सरफेस एरिया में। सिस्टर्नी के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करें तो उसके अंदर सिंपल सा क्या हो जाएगा कि लिपिड सिंथेसिस हो गया, स्टेरॉइड सिंथेसिस हो गया। ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको फंक्शंस के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइक्रोसोम्स की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो माइक्रोसोम है, ये कोई नेचुरल बॉडी नहीं है। ये क्या है, कोई नेचुरल बॉडी नहीं होती, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है, ठीक है। नेचुरल बॉडी जैसे पेरोक्सिसोम्स हो गया, पेरोक्सिसोम नेचुरल बॉडी, बट ये एक नेचुरल बॉडी नहीं है। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ब्रेकडाउन से होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन किसके, सेलुलर मेम्ब्रेन। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन से या उसी के सेलुलर मेम्ब्रेन से इसका फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके इसके बारे में याद रखेंगे। जनरली जो माइक्रोसोम है ये इंटैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये एक लिविंग सेल के अंदर इंटैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि इसको हम नेचुरल सेल या नेचुरल स्ट्रक्चर्स नहीं बोलते, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहे तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जैसे ही न्यूक्लियर और राइबोसोमल फ्रैक्शन सेटल होता है उसके बाद ये हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसोम भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है। इसके अंदर आपको सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर ऑलमोस्ट अराउंड 500 एंगस्ट्रॉम तक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें जो माइक्रोसोम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर कुछ माइक्रोसोम है उसके चारों तरफ अगर राइबोसोम अटैच हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि जो भी माइक्रोसोम है अगर उसके चारों तरफ, जैसे सपोज करो ये माइक्रोसोम है, इसके चारों तरफ इस तरीके से राइबोसोम अटैच हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही राइबोसोम अटैच हो जाएगा तो समवट ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि माइक्रो बॉडीज नेचुरल बॉडीज नहीं होती, जैसे कि पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला काम क्या है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे ये बनता है, और बनने के बाद सीधे डायरेक्टली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, बेसिकली एक स्प्रिंग जैसा वर्क फंक्शन करता है, जिसकी मदद से क्या है कि जो स्ट्रक्चर है सेल का उसको डिस्टॉर्ट होने नहीं देता, इस स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। यानी ये क्या करेगा, पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल की आइडेंटिटी को बचा के रखने का ये काम करता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अपने में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रोटीन सिंथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए राइबोसोम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और बेसिकली ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है। अब जनरली क्या है कि जो सिस्टर्नी है, ठीक है, ये सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी से राइबोसोम को अगर मुझे जोड़ना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, राइबोफोरिन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ये राइबोफोरिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस सिस्टर्नी से इस राइबोसोम को अटैच करवाने का काम करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर प्रोटीन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा या प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद गोल्जी बॉडी के पास जाता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फिर आगे की तरफ ये क्या होगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, मतलब कि माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन या वेसाइकल्स का फॉर्म करके धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में इसको सिक्रीट कर दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यानी होगा क्या कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से क्या बना, प्रोटीन बना, ठीक है। ये जो प्रोटीन है पैकेजिंग के लिए कहाँ चला जाता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी में जाएगा। गोल्जी बॉडी से पिंच ऑफ होकर वेसाइकल्स की फॉर्म में सेल के अलग अलग पार्ट में चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, ऑटो रेडियोग्राफी स्टडीज के बेसिस पे हमें ये पता चला
कि अगर बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस कि हमेशा ट्रांसपोर्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ होगा, कभी भी इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता, यानी इस तरीके से कभी भी मटेरियल गोल्जी बॉडी से रफ एंडोप्लाज्मिक में नहीं जा सकता, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक है, तो ये बात हमें इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पेंक्रियाटिक एसिनर सेल्स होता है उसके अंदर आपको डेंस ग्रेन्यूल्स देखने को मिल जाते हैं सिस्टर्नी के, जिसमें वो बेसिकली प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें कि जो सैलामेंडर है जैसे कि बेट्रेकोसेप्स एटिन्यूएटेंस की बात करें तो उसके सिस्टर्नी के अंदर आपको ग्रैनुलर प्रोटीन क्रिस्टल्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर आपको प्रोटीन के डेंस ग्रेन्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज की। ठीक है, तो अगर हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस या स्टोरेज की बात करें तो ये किस तरीके से होगा उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोजन हो गया या स्टेरॉइड सिंथेसिस हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करेगा क्या कि यहाँ पे दो प्रोसेस है, जैसे एनिमल है, एनिमल अपने अंदर जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो उसके ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पर बेसिकली एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किसमें, ये जो ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट है उसको दोबारा से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो ये जो ग्लूकोज, ये जो एंजाइम बना है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये अभी जो मैं प्रोसेस अभी ऊपर ऊपर बता रहा हूँ इसको अभी हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्लाइकोजन सिंथेसिस ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का नाम याद रखना है कि ये करता क्या है। ठीक है, कैसे कर रहा है, जब हम सारी चीजें पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल करेंगे। तो अभी आपको बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें अभी हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इनके ऊपर अभी हमें इनको ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज हमें ये सारी चीजें दोबारा पढ़नी है जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन सिंथेसिस पढ़ेंगे, वहां पे इन सारे प्रोसेस को हम बहुत ज्यादा डिटेल करने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस और स्टोरेज में पार्टिसिपेट करता है, उसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, इन सभी चीजों में ये हेल्प करता है। बस अभी हमें सिर्फ इतनी इतनी चीजों को ऊपर ऊपर से याद रखना है। ठीक है, बिकॉज यही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यही याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा लिपिड सिंथेसिस की बात करें तो लिपिड सिंथेसिस कहां पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली क्या है, इसका सिंथेसिस होगा, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एसिटाइल को एंजाइम ए है उसको सिंपल सा ये कन्वर्ट किया जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जो भी लिपिड ये बन रहा है यहाँ पर उसको बेसिकली स्टोरेज के तौर पे भी यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी इसको स्टोर भी किया जाता है। तो बेसिकली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बनाने के साथ साथ ये क्या करेगा, उसको स्टोर भी करता है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखना है। सिर्फ अभी हम ऊपर ऊपर के फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, बाकी डिटेल इन सारी चीजों को हम पूरे जब फंक्शनल स्टडीज करेंगे तो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है, स्टेरॉइड हार्मोन कैसे बनता है, उसके अलावा ग्लाइकोजन फॉर्मेशन या ग्लूकोलाइसिस, ये सारी चीजें कैसे होता है, उन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब जनरली ध्यान रखना है कि अगर मुझे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसका जो प्रिकर्सर होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक आपका मेजर साइट है जहां पर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जनरली एड्रेनल कॉर्टेक्स हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, इनके अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो माइक्रोसोम है वो एज अ प्रिंसिपल साइट की तरह वर्क करता है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग एंजाइम्स के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें कि जब भी कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कि स्क्वालिन हो गया, लेनोस्टेरॉल हो गया, ये सारी चीजें भी बनती हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्या फंक्शन होता है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखना है। नाम क्या याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कैसे करता है वो सारे फंक्शंस हम डिटेल करेंगे, बट अभी नहीं। जब हम पूरा का पूरा, जैसे सपोज करो बायोकेमिस्ट्री के अंदर पूरी सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसको सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ फंक्शन याद रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि जो SCR है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्टेरॉयड हार्मोन के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है और ये आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिल जाएगा, टेस्टिस, ओवरीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर बात करें जो एंजाइम है उसके बायोसिंथेसिस, एंड्रोजन के सिंथेसिस के लिए भी आपका SCR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो भी क्या है, एक टाइप का सिंपल सा स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। और वो स्टेरॉयड हार्मोन है तो उसको बनाने के लिए हमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत या स्टेरॉयड की जरूरत पड़ती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो आपको जनरली क्या होता है, एक साइटोक्रोम P450 होता है, ठीक है। P450 होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा लिवर की बात करें तो लिवर क्या करता है, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक ड्रग है जिसको सिडेटिव ड्रग बोलते हैं, जिसका नाम है फिनोबार्बिटल। इसका नाम याद रखना है, फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल एक सिडेटिव ड्रग है जो कि बेसिकली क्या करेगा, ऐसे एंजाइम्स को ट्रिगर करेगा जो कि डिटॉक्सिफिकेशन बनाने वाले एंजाइम्स को ज्यादा तेजी से बनाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा ड्रग है जिसको एक्टिनोमाइसिन डी बोलते हैं या फिर प्यूरोमाइसिन बोलते हैं। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, या ये बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होने नहीं देते, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन को ये रोकने का काम कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। तो जनरली क्या है कि आपका सिस्टर्नी हो गया, उसके अलावा टिब्यूल्स हो गया, तो इनकी वजह से ही क्या बनता है, जब सिस्टर्नी से ही पिंच ऑफ होके माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अभी जो माइक्रोबॉडीज है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको एंजाइम्स भी देखने को मिल जाते हैं, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो अगर हम रेट लीवर की बात करें तो वहाँ पे जो माइक्रोबॉडीज है उसका जो सिंपल सा जो साइज, अगर हम बात करें जो डायमीटर है, वो ऑलमोस्ट अराउंड आपका 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये बात हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज जनरली कैसे बनता है, तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डायलेशन होता है या उसके सिस्टर्नी के अंदर ब्रेकडाउन होता है, तब जाके आपका माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। इस माइक्रोबॉडीज के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पेरोक्सीडेज हो गया, कैटालेसिस हो गया, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज हो गया, ये सारी एंजाइम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये बेसिकली क्या है, बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो सारी चीजें भी हमें पढ़ना है, बट यहाँ पर उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि ये काम करता है, ठीक है। कैसे करता है वो इसका पार्ट नहीं है, उसको हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है। आपको सिर्फ याद रखना है कि माइक्रोबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, और कैसे बनता है कि डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा माइक्रोबॉडीज के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेरोक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज हो गया, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। किस तरीके से इनका रोल होगा वो आगे हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। पेरोक्सिसोम की बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, डी अमाइनो ऑक्सीडेज हो गया, ए हाइड्रोक्सिल एसिड हो गया, ये सारे एंजाइम्स हो गए, ठीक है। दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज टॉक्सिक टू द सेल, ठीक है। ये सारी चीजें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा अगर बॉडी के अंदर, सेल के अंदर बनता है तो सेल के लिए हार्मफुल होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पेरोक्सिसोम है वो रिलेशनशिप शो करता है स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड जनरेशन ऑफ NAD से NADPH बनाने में, ये हेल्प भी करता है, ठीक है। कैसे करेगा, अगेन मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर हमें उसको नहीं पढ़ना है, उसको बार बार आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बार बार चीजें समझा रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीजें फंक्शन होती है, और ये फंक्शन हो कैसे रहा होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। मीन्स कि कोई चीज न्यूक्लियस में बनी, उसको न्यूक्लियस से कहाँ भेजा जाएगा, सिंपल सी बात करें, कोई चीज न्यूक्लियस में बनी तो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से वेसाइकल्स, और वेसाइकल्स के बाद अगर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेजना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज देंगे। इस तरीके से सारा का सारा ये इंटर बोल सकते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है।
तो यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे। और एक यहाँ पे सिंपल सा एक नंबर है जो आपको याद रखना है। अगर सपोज करो कि 1 ml लिवर टिश्यू लेता हूँ तो उसके अंदर 11 स्क्वायर मीटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये नंबर हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें यही है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। उसके अलावा क्या है, जो वेसाइकल्स बना है, वेसाइकल्स के अंदर सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है किस तरीके से होता है वो अभी मैंने आपको दिखाई दिया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से उसके पोर से निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आयनिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो मसल्स के अंदर होता है तब उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका स्टीरिएटेड मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जहां पर बेसिकली क्या है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सो दैट कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ले आसानी से। उसके अलावा ये जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम स्टोरेज में भी हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके अलावा बात करें कि अगर हम स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स की बात करें तो वहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्लोराइड आयन सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारा क्या है सिंपल सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।